हेलो फ्रेंड्स। हम आज के सेशन में क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। Now, before starting this session, let me make it very clear that the images used in this video are sourced from Google for educational purpose only. Content is created with the help of reference books prescribed for class 12th accountancy and all rights belong to their respective owners. सो फ्रेंड्स, वीडियो का कंटेंट है क्रिस्टल क्लियर। इससे बेटर मिलेगा ना एनीवेयर नियर। ध्यान से सुनो, दिल से पढ़ो, फिर एग्जाम में सिर्फ टॉप मार्क्स स्कोर करो। बस इस वीडियो को ध्यान से देख लो यार, फिर हो जाएगा अकाउंटेंसी से प्यार। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट इज व्हाई डू वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट? हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, उसका क्या नेचर है, एंड हाउ डू वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट? सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट? बेटा, जब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, और रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है? जब पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। पार्टनरशिप में वो डिसाइड करते हैं पार्टनर्स कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। एडमिशन होता है पार्टनर का, पार्टनर रिटायर होता है, तो उस समय जरूरी हो जाता है कि हम एसेट्स को रीवैल्यू करें, लाइबिलिटीज को रीअसेस करें, ताकि हम फर्म की ट्रू और फेयर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। This is done because with the passage of time, value of certain assets might have increased. कुछ assets की value बढ़ चुकी होती है, while the value of certain other assets might have decreased. और कुछ assets की value with the passage of time कम हो जाती है। Thus, the actual value of various assets and liabilities may be different from the value stated in the balance sheet. तो बैलेंस शीट में रिकॉन्स्टिट्यूशन के डेट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू दिखाई जाती है, वो कई बार ट्रू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर बुक वैल्यू of the furniture on the date of reconstitution of the firm is 5 lakh। बैलेंस शीट में हमने फर्नीचर को लेट से 5 लाख पे दिखा रखा है, लेकिन मार्केट वैल्यू सेम फर्नीचर की ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म 4 लाख है। तो अब आप देखिए, अगर ये फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होते ही डिसॉल्व हो जाती है, फाइन, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो नुकसान है 5 से 4 लाख, 1 लाख आपके फर्नीचर की वैल्यू कम है, तो जो ये लॉस होगा वो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा, जिससे गेनिंग पार्टनर्स को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को फायदा हो जाएगा अगर हम इस एसेट को फर्नीचर को सेल कर देते हैं इमीडिएटली आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। New partner in case of admission of a partner, gaining partner in case of change in profit sharing ratio among existing partners should not suffer। ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी पार्टनर सफर नहीं करे रिकॉन्स्टिट्यूशन से बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, नॉर शुड ही बी बेनिफिटेड बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसीलिए पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे, ताकि आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म दे कैन स्टार्ट अ फ्रेश। नाउ, हाउ revaluation of assets and liability is done? Revaluation of assets and liability is done with the help of a new account, that is revaluation account। फाइन, तो हम एसेट्स को रीवैल्यू करने के लिए, रीअसेस लाइबिलिटीज करने के लिए एक नया अकाउंट खोलते हैं, वो होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज द अदर नेम फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। What is the nature of revaluation account?
रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो जिस तरीके से नॉमिनल अकाउंट में कोई भी नुकसान या कोई लॉस होता है तो हम नॉमिनल अकाउंट्स को डेबिट करते हैं। सो देयरफॉर इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। And if the revaluation results in profit, the revaluation account is credited। अगर लगता है कि revaluation से बिजनेस को फायदा हो रहा है तो उस आइटम को हम revaluation अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अब इसको हम सीखेंगे इस वीडियो में। we'll take one transaction and we'll see the effect of that transaction in the revaluation account। So before starting with the typical entries, let me make it very clear। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है बेटा कि अगर छोटी सी भी कैलकुलेशन एरर हो गई तो आपका सारा सॉल्यूशन गलत हो जाता है। आई थिंक इस पिक्चर को देख के आप रिकॉल कर रहे होगे जेम्स की एड को। थैंक्स टू this for this picture we underscore r underscore commerce। So let's start how we prepare revaluation account। See, for the decrease in the value of asset we pass an entry। देखिए एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो एसेट क्रेडिट होता है। वी ऑल नो दिस रूल ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री। एसेट जब भी डिक्रीज होगा एसेट क्रेडिट होगा, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज गोइंग टू बी डेबिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेरी एंट्री पास होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। और जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इस एंट्री को हम रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे पोस्ट कर देंगे टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। नेक्स्ट इज फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है हम एसेट को डेबिट करते हैं, और एसेट की वैल्यू बढ़ने से बिजनेस को फायदा होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सारे फायदे हम रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू पोस्ट दिस एंट्री इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय एसेट अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अगर वैल्यू लाइबिलिटी की डिक्रीज होती है तो हमें फायदा होगा, फाइन। और अगर हमें फायदा होगा तो हम इस आइटम को डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी को रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और लाइबिलिटीज जब भी डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं। और जब हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे इस एंट्री को, सो वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, अगर आपकी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी एंट्री क्या पास होगी? लाइबिलिटी को इंक्रीज करना मतलब लाइबिलिटी को क्रेडिट करना। लाइबिलिटी इंक्रीज होने से बिजनेस को नुकसान होता है, एंड ऑब्वियसली ऑल द लॉसेस आर टू बी डेबिटेड टू योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी आइटम्स प्रॉफिट को कम करती हैं उनको हम रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे दिखाते हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज होने से प्रॉफिट डिक्रीज होगा, दैट इज वाई हम इसको जब रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे इस एंट्री को, वी विल शो इट टू दी डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में कुछ एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमने इन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को दिखाना है। तो इनका ट्रीटमेंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को दिखाना है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा एज इफ इंक्रीज इन लाइबिलिटी। जैसे हमने इंक्रीज इन लाइबिलिटी को क्रेडिट किया था, इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और लाइबिलिटी इंक्रीज होने से फिर बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो दिस आइटम शुड बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू prepare the revaluation account, this item is going to be posted on the debit side of revaluation account to unrecorded liability। इसी तरीके से अगर हम किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वी आर गोइंग टू पास द एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट जब भी
इंक्रीज होता है, डेबिट होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट को जब हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, सो एसेट विल बी डेबिटेड एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो जब ये एंट्री पोस्ट होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, सो दिस इज गोइंग टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड एसेट। If the credit side of revaluation account is in excess, it reveals a gain or profit. So when revaluation account shows a profit, तो हमारी एंट्री पास होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसको हम गेन को रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे शो करते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। On the other hand, if the debit side of revaluation account is in excess, it reveals a loss. नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन करते समय, तो इस नुकसान को भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करते हैं। तो if they are going to bear the loss, partners capital account will be debited. So my entry will be old partners capital account debited to revaluation account। और जब हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे इस एंट्री को, तो दिस इज गोइंग टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो दिस इज द फाइनल परफॉर्मा ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया, डेबिट साइड पर अगर किसी वैल्यू की एसेट डिक्रीज होती है, कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो बिजनेस को नुकसान होता है एंड वी आर गोइंग टू पोस्ट इट। नुकसान इन द सेंस कि बिजनेस का प्रॉफिट डिक्रीज होता है, तो इसलिए हम इसको इन आइटम्स को रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे शो करते हैं। और अगर आपके बिजनेस में एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है या लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, या आप कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को रीवैल्यूएशन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर रिकॉर्ड करते हो, तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो ये सारी आइटम्स हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है डेबिट साइड से, तो प्रॉफिट या गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा, जिसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो रीवैल्यूएशन में लॉस होगा और इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम आ जाते हैं टिपिकल टिपिकल ट्रांजैक्शंस पर। और अगर बेटा आपने इन ट्रांजैक्शंस को बहुत ध्यान से सुन लिया, तो आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में कभी कोई गलती नहीं होगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज ट्रांजैक्शंस। मशीनरी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 रुपीज। सो मशीनरी रिड्यूस होगी, यानी कि एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। एसेट के डिक्रीज होने से बिजनेस प्रॉफिट कम हो जाएगा, सो दैट इज वाई हम इस एंट्री को रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। माई एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 16,000 एंड दिस एंट्री विल बी पोस्टेड on the debit side of revaluation account to machinery account 16,000. Very easy journal entry. Building to be appreciated by 40,000। अब बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से इंक्रीज हो रही है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट होता है, तो हम एंट्री पास करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होने से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है, बिजनेस को फायदा होता है। तो हम इस एंट्री को रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे बाय बिल्डिंग 40,000। अब बेटा जितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, सिर्फ उसी वैल्यू को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। अब ये दोनों एंट्रीज तो बहुत सिंपल एंट्रीज थी। अब देखते हैं कि अगर वैल्यू, पिछली आइटम्स में क्या था कि हमें वैल्यू दे रखी थी कि एसेट की वैल्यू कितने अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है,
इस एंट्री में क्या चेंज है? स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। अब मुझे वैल्यू नहीं दे रखी कि स्टॉक की वैल्यू कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई, मुझे परसेंटेज दे रखी है कि बुक वैल्यू अगर 1 लाख है तो 40% वैल्यू डिक्रीज हुई है। सो 40% ऑफ 1 लाख विल बी 40,000। सो वैल्यू डिक्रीज हुई, सेम, वी विल पास दी। वैल्यू रिड्यूस हुई है स्टॉक की, तो एसेट जब भी डिक्रीज होता है, क्रेडिट होता है, तो माई एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक 40,000। and when I'll post this entry in the revaluation account, it will be shown on the debit side of revaluation account to stock 40,000. Next, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है इज टू बी रिड्यूस टू 40%। अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा है कि फर्नीचर की वैल्यू जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है इसको मैंने रिड्यूस करना है टू 40%, यानी कि मुझे इसको रिड्यूस करके 40% वैल्यू पे दिखाना है। तो 40% 60,000 का बनता है 24,000। तो यानी कि मुझे फर्नीचर को 24,000 पे दिखाना है, जो कि अभी मुझे 60,000 पे बैलेंस शीट पे नजर आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो कितना हुआ? 60,000 माइनस 24,000, 36,000। सो मुझे फर्नीचर की वैल्यू 36,000 से रिड्यूस करनी है, तो मेरी एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। और जब हम इस एंट्री को पोस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ये एंट्री हमें नजर आएगी ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट टू फर्नीचर 36,000। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जो वैल्यू रिड्यूस हुई है, जितनी वैल्यू रिड्यूस हुई है सिर्फ वही हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम फर्नीचर को 24,000 पे दिखाएंगे, क्योंकि 60,000 से वैल्यू रिड्यूस होके आपकी 36,000 वैल्यू रिड्यूस हुई है। 60,000 से वैल्यू रिड्यूस होके आपकी फर्नीचर की वैल्यू 24,000 पे नजर आएगी। नेक्स्ट एंट्री, stock whose book value is 1 lakh is to be reduced by 40%। अब रिड्यूस करना है स्टॉक की वैल्यू बाय 40%। बाय का मतलब कि 40% 1 लाख का हमने स्टॉक से रिड्यूस करके दिखाना है। सो 40% ऑफ 1 लाख इज 40,000। सो 1 लाख में से 40,000 जाएंगे, तो 60,000 का स्टॉक रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपकी बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो अगर मैं एंट्री पास करूंगी, एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक विद द रिड्यूस्ड अमाउंट, कि आपकी जितनी अमाउंट रिड्यूस होगी दैट इज 40,000। एंड अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे हम इस एंट्री को पोस्ट करेंगे टू स्टॉक 40,000। नेक्स्ट एंट्री, स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू है 40,000 इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। देखिए बैलेंस शीट में आपकी जो स्टॉक है वो 40,000 पे नजर आ रहा है, लेकिन ये 4,000 से ज्यादा वैल्यू दिखाई गई है, ओवर वैल्यूड है 4,000 से। तो हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे रिड्यूस कर देंगे 4,000 से। सो माई एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक 4,000। and when I'll post this entry in the revaluation account, it will be shown on the debit side of revaluation account as to stock 4,000। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 2,20,000 है इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब आप देखिए लिखा है कि बुक वैल्यू हमने फर्नीचर की 2,20,000 दिखा रखी है, और ये ओवर वैल्यूड है, ये अमाउंट ओवर वैल्यूड जो दिखा रखी है ये 10% से ओवर वैल्यूड है। सी, इस ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, यही ट्रांजैक्शन मोस्टली बच्चों की गलत होती है। बैलेंस शीट में फर्नीचर 2,20,000 है जो कि ओवर वैल्यूड है 10%। फाइन, 10% से ओवर वैल्यूड है। अब हमें तो नहीं पता कि फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या है। फाइन, तो लेट द एक्चुअल बुक वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज एक्स। ठीक है, बुक वैल्यू तो 2,20,000 ही है,
तो एक्चुअल वैल्यू हम फर्नीचर की अज्यूम करते हैं एक्स, क्योंकि हमें ये ट्रांजैक्शन में दिया गया है कि ये जो वैल्यू दिखाई हुई है बुक्स में, ये 10% से ज्यादा दिखाई हुई है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ठीक है, हम फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, भाई एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि ये 10% से ज्यादा बढ़ी हुई है, तो हम x में 10% ऑफ x को ऐड कर देंगे, तो 2,20,000 आना चाहिए। और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूं, यू कैन सी द स्टेप्स, तो मेरे पास x की वैल्यू 2 लाख आ जाती है। यानी कि फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू 2 लाख होनी चाहिए, और अभी हमने उसको 10% ओवर वैल्यू करके दिखाया हुआ है 2,20,000 पे। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो द एक्चुअल बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज 2 लाख। तो जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। हम फर्नीचर की वैल्यू जो कि ओवर स्टेटेड थी 20,000 से, उसको कम कर देंगे। और जब हम इसको कम करेंगे, तो हम इसको रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे शो करेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट 20,000। और जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर को हम 2 लाख का दिखाएंगे। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग whose book value is 2 lakh was found undervalued by 26,000। ठीक है, जो हमने वैल्यू दिखा रखी है लैंड एंड बिल्डिंग की, वो कम दिखाई हुई है 26,000 से। तो ठीक है, हम 26,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। मेरी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 26,000। और जब हम इस एंट्री को पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ये एंट्री हमें नजर आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, बाय बिल्डिंग 26,000। स्टॉक whose book value is 18,000 is undervalued by 10%। अगेन, ये ट्रांजैक्शन बच्चों को तंग करती है, इसको पहले समझेंगे। बेटे, बैलेंस शीट में जो आपका स्टॉक है, उसकी बुक वैल्यू 18,000 शो हो रही है, लेकिन ये वैल्यू अंडरस्टेटेड है, ये अंडर वैल्यूड है स्टॉक बाय 10%। सो फिर हम ऐसे ही करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी एक्स। अब एक्स में से अगर मैं 10% ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करती हूं, तो ये वैल्यू 18,000 आनी चाहिए। नाउ बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स, हमने एक्स की वैल्यू निकाली 20,000, यानी कि स्टॉक की रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैल्यू जो होनी चाहिए दैट इज 20,000, यानी कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2,000 से। तो जब हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, दिखाने से पहले एंट्री पास करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक बढ़ रहा है, डेबिट होगा, इस बढ़ने से फायदा हो रहा है, तो ये एंट्री रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, बाय स्टॉक अकाउंट 2,000। A provision is to be created. Next entry, a provision is to be created for doubtful debt at the rate of 5% of debtors amounting to rupees 80,000। अब हमने प्रोविजन क्रिएट करना है, क्यों? फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स की वैल्यू 80,000 है, 80,000 पे 5% अगर मैं प्रोविजन क्रिएट करती हूं, तो अमाउंट आती है 4,000। अब बेटा, जब भी प्रोविजन क्रिएट होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है, इससे आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स डिक्रीज होंगे प्रोविजन क्रिएट करने से। सो revaluation account will be debited. So my entry will be revaluation account debited to provision for doubtful debt 4,000। और इस एंट्री को भी हम revaluation account की डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इज इंक्रीज्ड बाय 8,000। अब अगेन ये भी प्रोविजन क्रिएट किया है फॉर वारंटी क्लेम्स। अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई प्रोविजन दिया होगा वारंटी क्लेम्स का, लेट अस से 2,000 का, फाइन। अब उसको इंक्रीज करना है हमने बाय 8,000, तो 8,000 से इंक्रीज करना है, एंट्री तो हम पास कर लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। अगेन
प्रोविजन प्रॉफिट से क्रिएट होता है, जब प्रॉफिट से क्रिएट होगा तो प्रॉफिट कम होंगे, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और वारंटी क्लेम्स को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 8,000। जब हम इस एंट्री को पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो दिस एंट्री विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। और इसका इफेक्ट ये होगा कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर हमारे पुराने प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम 2,000 के हैं तो अब वो इंक्रीज हो गए हैं बाय 8,000, तो प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बैलेंस शीट में अब 10,000 से नजर आएंगे। Unrecorded investments of certain amount are to be accounted 20,000। नाउ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर तो मेरा एसेट बढ़ रहा है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट होता है, मेरी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू revaluation account, and when this entry is posted in the revaluation account it will be shown on the credit side of revaluation account by investment account 20,000। next is there was a claim of rupees 6,000 on account of workman compensation and there was no workman compensation reserve। अब फैक्ट्री में काम करते करते वर्कर्स का एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, तो हम प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो करते करते हुए प्रोविजन बनाते हैं फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं बना हुआ है और वर्कर ने 6,000 का क्लेम अराइज किया है। क्लेम अराइज करना मतलब बिजनेस के लिए लाइबिलिटी इंक्रीज होना, तो इस एंट्री को हम सिमिलर ट्रीट करेंगे एज इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है, क्रेडिट होती है, तो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन विल बी क्रेडिटेड, और लाइबिलिटी इंक्रीज होने से बिजनेस प्रॉफिट डिक्रीज होते हैं, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो मेरी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, and when I'll post this entry will be shown on the debit side of revaluation account to claim on account of workman compensation account 6,000। होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। नेक्स्ट, an item of rupees 1,600 included in sundry creditors is not likely to be claimed and hence should be written back। इसका मतलब क्या है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में एक आइटम है 1,600 की और कोई उस आइटम को क्लेम नहीं कर रहा है, यानी कि कोई वो पैसे नहीं मांग रहा है, तो हम इस लाइबिलिटी को हटा देंगे। लाइबिलिटी डिक्रीज होना मतलब लाइबिलिटी डेबिट होना, तो मेरी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि मेरे लाइबिलिटी डिक्रीज होने से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है, तो जो चीज जो आइटम बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करती है उसको हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। सो सी, this item is posted on the credit side of revaluation account by creditors account 1,600। next is outstanding rent was rupees 4,800 on the date of reconstitution of partnership। So my entry will be revaluation account debited to outstanding rent account, क्योंकि outstanding rent हमारी liability है, liability increase हो रही है, so हम revaluation account को debit करेंगे, outstanding rent को credit, and when I'll post this entry in the revaluation account it will be shown on the debit side of revaluation account to outstanding rent account 4,800। next is creditors include a liability of 4,000 which has been decided by the court at rupees 3,200। हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में ड्यू अमाउंट दिख रही है 4,000, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ ने उस अमाउंट को 3,200 डिसाइड कर लिया, तो बिजनेस के लिए फायदा, क्योंकि अब वो लाइबिलिटी 4,000 से कम होके 3,200 रह गई है, 800 का हमें फायदा हो गया।
So decrease in liability should be debited. So my entry will be sundry creditors account debited to revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज होने से बिजनेस को फायदा हुआ, एंड दिस एंट्री विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एज बाय क्रेडिटर्स 800. Now, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner and fixed the new profit sharing ratio as 3:2:1. At the time of admission of Z, debtors and provision for doubtful debts existed at 50,000 and 5,000 respectively, and all debtors are good. अब आप देखिए बैलेंस शीट में मुझे क्या दिया हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे डेटर्स हैं 50,000 के और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 का दिया हुआ है, यानी कि डेटर्स नेट अमाउंट 45,000 के शो हो रहे हैं, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे यानी कि एडमिशन के टाइम पर ये कहा जा रहा है कि ऑल डेटर्स आर गुड। अगर डेटर्स ऑल डेटर्स आर गुड यानी कि सारे के सारे डेटर्स जो कि 50,000 के हैं मुझे पैसे दे देंगे, तो इस प्रोविजन का कोई काम नहीं है। और अगर इस प्रोविजन का कोई काम नहीं है तो हम इस प्रोविजन को ऐड बैक कर देते हैं प्रॉफिट्स में, जिससे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए बेटा, जब मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे थे, हम प्रोविजन क्रिएट जब कर रहे थे, प्रॉफिट में से प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे थे, तो हम इस एंट्री को रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे दिखा रहे थे। बट अब जब ऑल डेटर्स आर गुड तो हम इस अमाउंट को ऐड बैक कर रहे हैं प्रॉफिट्स में, तो बिजनेस के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट होगा। मेरी एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। और जब हम इस एंट्री को पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। और इस गेन इससे रिजल्ट क्या होगा कि आपका गेन हो जाएगा रिवैल्यूएशन का 5,000 का, और इस गेन को हम ओल्ड पार्टनर्स में एक्स और वाई में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दैट इज 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूं, जब बेटा आप रिकॉल कीजिए, जब प्रोविजन क्रिएट किया था हमने लास्ट एंट्री में, तो हमने रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे शो किया था। अब जब ऑल डेटर्स आर गुड तो इस प्रोविजन का कोई काम नहीं है, इसलिए ये जो प्रोविजन था 5,000 का उसको मैंने प्रॉफिट में दोबारा ऐड बैक कर दिया, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। तो वो आइटम जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करती है उसको हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। तो इसीलिए हमने रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे इस एंट्री को पोस्ट किया बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000, और इस गेन को हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted. Again, C अगर admit हुआ है तो firm reconstitute हुई है। At the time of admission of C, that is Chaman, sundry debtors and provision for doubtful debt existed at 76,000 and 8,000. Rupees 6,000 of debtors proved bad, and a provision of 5% is to be created on sundry debtors for doubtful debt. अब इस एंट्री में भी बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सो इसको पहले हम ध्यान से समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए बेटा, आपकी बैलेंस शीट में डेटर्स शो हो रहे हैं 76,000 के, और उसमें से प्रोविजन सब्ट्रैक्टेड है 8,000 का। फाइन, तो डेटर्स नेट अमाउंट के शो हो रहे हैं 68,000 के। अब हो कह रहा है सबसे पहले कि आपके जो डेटर्स हैं दे प्रूव टू बी बैड। 6,000 के डेटर्स दे प्रूव टू बी बैड का मतलब 6,000 की बैड डेट हो गई। तो आउट ऑफ दिस 76,000 के जो डेटर्स हैं 6,000 आपको पैसा नहीं देंगे। फाइन, सो वी विल पास द जर्नल एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट 6,000।
फाइन। बैड डेट हो गया, सिंपल एंट्री। बैड डेट जब भी होते हैं, डेबिट होते हैं, उससे डेटर्स कम हो जाएंगे क्योंकि डेटर्स अब ये वाले पैसे नहीं देंगे। तो मेरी एंट्री हो गई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स 6,000। अब ये जो बैड डेट हुआ है बेटा, इसको हम क्रिएट करेंगे, उसको हम निकालेंगे किससे? प्रोविजन से। क्योंकि 6,000 की बैड डेट है और हमारे पास 8,000 का प्रोविजन बना हुआ है। फाइन। सो इस बैड डेट से पहले डेटर्स पे इफेक्ट देखते हैं। डेटर्स 76,000 के थे, उसमें से हमने बैड डेट सब्ट्रैक्ट कर दिए 6,000 के, तो डेटर्स अब हमारे पास 70,000 के रह गए। फाइन। अब ये जो डेटर्स हैं, क्योंकि हमने प्रोविजन, बैड डेट्स हैं, ये जो प्रोविजन हमने बना रखा था 8,000 का। फाइन। ये 6,000 की बैड डेट्स को हम इस प्रोविजन से चार्ज करेंगे। सो प्रोविजंस का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जब प्रोविजन डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। तो बैड डेट, अब देखिए एंट्री, मेरी सेकेंड एंट्री पास होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट। क्योंकि हमने प्रोविजन क्रिएट कर रखा था, तो हम इन बैड डेट 6,000 को प्रोविजन में से चार्ज कर लेंगे। तो मेरी एंट्री बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट 6,000। तो अब मेरा जो प्रोविजन है वो कितना रह जाएगा? मेरा प्रोविजन रह जाएगा, ये वाला नोट देखते हैं, लास्ट नोट। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000 का था, उसमें से हमने जो बैड डेट राइट ऑफ किए 6,000 वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरे पास 2,000 रह गया। फाइन। अब आ जाते हैं हम इस एंट्री पे। अ प्रोविजन फॉर 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हमने प्रोविजन क्रिएट करना है। तो अब आप ये देखिए, मेरे पास जो प्रोविजन बचा हुआ था, वो प्रोविजन बचा हुआ था 2,000 का। डेटर्स मेरे पास बैड डेट्स के पास कितने के बाद कितने रह गए? 70,000 के। सो 70,000 पे 5% प्रोविजन अगर मैं क्रिएट करती हूं, सो दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी 3,500। सो 3,500 का मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है। 2,000 का प्रोविजन ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है। सो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड विल बी 3,500, जो कि प्रोविजन मेरे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होना चाहिए आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से जो प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है 2,000 का, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 1,500 की। तो 1,500 का प्रोविजन मुझे क्रिएट करना है। So I will pass the third entry as revaluation account debited to provision for doubtful debt account 1,500। तो मुझे revaluation account में 1,500 की ही वैल्यू दिखानी है। That is additional provision to be created for doubtful debt is 1,500। मेरी एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे शो कर देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500। सिर्फ जो मुझे प्रोविजन एक्स्ट्रा क्रिएट करना है, 2,000 का ऑलरेडी बना हुआ था, जो एक्स्ट्रा क्रिएट करना है 1,500 का, सिर्फ वही अमाउंट में रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे शो करूंगी। And finally, in the balance sheet, debtors 70,000, less provision for doubtful debt 3,500। तो बैलेंस शीट में डेटर्स आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन शो होंगे 66,500 के। Now, X and Y are partners. They are sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share. Again, admission of a partner है, तो फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z, इन्वेस्टमेंट अपीयर एट 80,000। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 80,000 की अपीयर हो रही है। अब वो क्या कह रहे हैं? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द बुक वैल्यू। कह रहा है कि आधी इन्वेस्टमेंट 80,000 में से एक्स और वाई ले रहे हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू ओनली। तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स अगर 80,000 की है, आधी इन्वेस्टमेंट 80,000 की हो गई 40,000। 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स एक्स और वाई ने ले ली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। यानी कि
X will take investment whose book value will be 24,000। देखिए आप 40,000 का 3/5, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 40,000 का 3/5 पार्ट हो जाएगा 24,000। तो 24,000 की इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले ली। Y will take investments whose book value is 2/5 of 40,000, which is equal to 16,000। तो मेरी एंट्री पास होगी। देखिए बेटा, एक्स और वाई अगर इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू पे फॉर दैट इन्वेस्टमेंट, फॉर दीज इन्वेस्टमेंट्स टू द फर्म। तो जब वो पे करेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट, पे इन द सेंस, देखिए पार्टनर्स जब भी कुछ फर्म के साथ डील करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट विड्रॉल इन कैश और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश, जितनी भी डीलिंग फर्म के साथ पार्टनर्स की होती है थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स होती है। तो अगर एक्स और वाई इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यूज पे लेके जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई 40,000 से, और हम एक्स एंड वाई के कैपिटल अकाउंट भी रिड्यूस कर देंगे, डेबिट कर देंगे बाय द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स 24,000 एंड 16,000। मेरी जनरल एंट्री बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 24,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 16,000 टू इन्वेस्टमेंट 40,000। अब नेक्स्ट एंट्री, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 50,000। अब जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स रह गई, और वो कितनी रह गई, 40,000 की रह गई, दे वर वैल्यूड एट 50,000। यानी कि 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स 50,000 पे वैल्यू हुई, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हो गई। सो वील पास द एंट्री एज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई एम रियली वेरी सॉरी, करेक्ट एंट्री शुड बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। सो ये दो एंट्रीज मेरी पास होंगी इस केस में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जब हम डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, दिस विल रिजल्ट इन टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई तो आपका रिजल्ट आ जाएगा गेन इन रीवैल्यूएशन, और इस गेन को भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो 10,000 गेन will be distributed between x and y in their profit sharing ratio, that is 3:2। so x is going to get a share of 6,000 and y will is going to get a share of 4,000। होप आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। हमने इस प्रेजेंटेशंस में जितनी भी टिपिकल एंट्रीज जो कि स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं उनको इंक्लूड किया था। सो होप दिस सेशन, यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन, और ये इस सेशन से आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। So thank you so much.